हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। सुपर फास्ट रिवीजन में रासायनिक बलगतिकी के जितने भी 2 और 3 अंक वाले प्रश्न है यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा 2024 के लिए, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी अभिक्रिया पे ताप बढ़ा दे तो क्या परिवर्तन होता है। यदि मैं आपसे कह दूं बच्चों कि तापमान गुणांक का जो सूत्र होता है ये होता है KT + 10 है ना, अपान KT। ठीक है, ये फार्मूला होता है ताप गुणांक का, और रिक्त स्थान में कभी कभी पूछ दिया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। ठीक है, अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग दुगुना हो जाता है। वेग स्थिरांक की ताप पर निर्भरता आर्हेनियस के समीकरण के द्वारा, ये आपका रिक्त स्थान में या सही विकल्प में पूछ दिया जाएगा। ये आर्हेनियस का समीकरण लिखिए, A - del EA/RT। ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आपका आर्हेनियस का समीकरण है। वेग स्थिरांक का क्या प्रभाव पड़ता है ताप पर, तो आप सीधा लिखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। अर्थात वेग स्थिरांक जो है ताप पर निर्भर करता है। जैसे आर्हेनियस के समीकरण के आधार पर वेग स्थिरांक को समझा जा सकता है, जहां पे यहाँ पे ए क्या है, आवृत्ति है, ये सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए संपन्न कराना है तो उसमें जो ऊपर से एनर्जी देते हैं, ताप देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वही उसकी सक्रियण ऊर्जा कहला जाती है। तो कहीं ना कहीं ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग लिखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। अर्थात दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, जिसे आर्हेनियस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जहां ए बराबर आपका आवृत्ति कारक है और ई जो आपका है सक्रियण ऊर्जा है। यहां पर आर जो है नियतांक है, टी क्या है, तापमान है। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में सड़क में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब उसको पार करना है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न को आप तैयार कर रहे हैं, वो आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो फिर बोले भैया मोबाइल साइड में रखो, कंसंट्रेट माइंड लगाओ, मॉर्निंग टाइम में उसे पढ़ो, तो क्या होता है, वो तैयार हो जाता है। ऐसे ही कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है, उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित ऊर्जा होती है, जिससे कम ऊर्जा होने पर वो अणु जो है उत्पाद में नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया का मतलब क्या है, जो अभिकारक होता है वो उत्पाद में बदल रहा है। ये जो आपका अभिकारक है, क्या है बच्चों, अभिकारक है, ये किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। अभिकारक जो है उत्पाद में बदलता है। अब ये अभिकारक एक निश्चित एनर्जी पर ही ये उत्पाद में बदलेगा, तो एक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा होने पर वह उत्पाद में नहीं बदलेगा, वो उसका ऊर्जा अवरोध कहलाएगा। जैसे मैं यदि ग्राफ में बात करूं तो यहां पे मान लीजिए ये आपका पदार्थ है कोई, ये ऊर्जा का स्तर है, तो ये एक ऊर्जा स्तर है। मतलब इससे कम ऊर्जा होने पर, जैसे मान लीजिए यहां पर यदि ऊर्जा स्तर पदार्थ का है तो नहीं बदलेगा, यहां पर है नहीं बदलेगा। जैसे ही इतना एनर्जी उसके पास मिलेगा तो प्रोडक्ट में, उत्पाद में बदल जाएगा। सिंपल है, मतलब एक निश्चित ऊर्जा का मान जिससे कम ऊर्जा होने पर जो अभिकारक अणु है उत्पाद में ना बदले, तो आपका हो जाता है ऊर्जा अवरोध। क्या बच्चों, ऊर्जा अवरोध। देखिए उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद अभिकारक का अणु उत्पाद में बदल जाता है, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। अभिकारी अणु जब तक शिखर की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, देखो ये शिखर की ऊंचाई, वही बात कर रहा था मैं, नहीं पहुंचते जब तक कि सकृत संकुल नहीं बना सकते और उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। कुल मिलाकर के आपने समझा कि एक न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिकारक जो है उत्पाद में ना बदले, वो आपका ऊर्जा अवरोध कहलाता है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आंसर सहित समझा भी रहा हूं। यहां टाइम पास करने वाले बच्चे बिल्कुल ना जुड़े, आप लोग चैनल छोड़ करके जा सकते हैं। जो विधिवत रिवीजन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वही जुड़े। ठीक है, दर निर्धारक पद को समझाइए। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, लेकिन अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है, जिसे दर निर्धारक पद कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी पदार्थ अभिकारक से उत्पाद में बदल रहा है, तो एक भाग में बदलेगा, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, लेकिन उनमें से जो सबसे धीमे गति से होगा वही अभिक्रिया का दर निर्धारक पद कहलाएगा। मतलब अभिक्रिया का दर निर्धारक पद क्या है,
तो रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है, उनमें से जो पद सबसे धीरे होती है उसी पद को हम बोलते हैं दर निर्धारक पद। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया का दर निर्धारक पद। क्लियर है? यदि मान लीजिए एक वाक्य में भी आपसे पूछ दिया जाए कि अभिक्रिया के दर निर्धारक पद को क्या मतलब किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा लिखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कई पदों में संपन्न हो रही होती है, तो उनमें से जो सबसे धीमे गति से पद होती है, धीमे गति से जो संपन्न होती है, वही पद आपकी अभिक्रिया का दर निर्धारक पद कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? अब इसको थोड़ी मैं अपने भाषा में समझाऊंगा तभी क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई अभी कारक है ए और बी, ये दोनों मिल करके बच्चों उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद। उत्पाद की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं, मान लीजिए 2AB, कुछ भी है, मान लीजिए A2 है और B2 है, तो 2AB बना लिया। अब मैं आपसे कह दूंगा कि अभिक्रिया की दर बताओ। अभिक्रिया की दर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया की दर गुल्डबर्ग एवं बागे ने बताया था, जो कि अभिक्रिया का दर जो समानुपाती होगा इनके सांद्रताओं पर, कि मतलब आपका A का सांद्रता कितना है, सांद्रता मतलब सामने जो है इसका 1 है, B का सांद्रता कितना है, इसका भी सांद्रता 1 है। अर्थात जब समानुपाती हटाते हैं तो K1 क्या लग जाता है? नियतांक लग जाता है, A और B। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो। अब यदि मैं कह दूं कि A का मान भी 1 हो जाए, मतलब इकाई सांद्रता हो जाए, और B का भी मान 1 हो जाए, तब ये जो अभिक्रिया का दर है, अभिक्रिया की दर बोलो, ये K के मान के बराबर होगा। मतलब यही जो है आपकी अभिक्रिया का विशिष्ट दर कहलाएगा। कब? जब अभिकारक का सांद्रता इकाई हो जाए। यानी किसी अभिक्रिया की विशिष्ट, ये जो आपकी अभिक्रिया की दर आई, ये विशिष्ट अभिक्रिया की दर कब कहलाएगी? तो किसी भी अभिक्रिया की विशिष्ट दर कब कहलाएगी? जब एक निश्चित ताप पर, दिए गए ताप पर, है ना, यहाँ पे जो अभिकारक है ना, तो अभिकारक के उस दर के बराबर हो जब इनका सांद्रण इकाई हो जाए, मतलब इसका सांद्रण इकाई मान लिया जाए। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया दर दिए गए ताप के अभिक्रिया के दर के ही बराबर है। विशिष्ट अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया के दर के ही बराबर है, लेकिन कब? जब अभिकारक का सांद्रण इकाई मान लिया जाए। फिर से एक बार समझा दूं, ठीक है? वैसे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि मान लीजिए A और B दो आपके अभिकारक हैं, ये उत्पाद में AB बनाता है, तब जो अभिक्रिया की दर है गुल्डबर्ग एवं बागे के अनुसार अभिक्रिया की दर है समानुपाती होगी इनके सांद्रता के, है ना। जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि यदि A का मान भी 1 हो, इकाई हो, और B का मान जो है 1 हो, तब यहाँ पर अभिक्रिया की दर वो K के बराबर होगा। ठीक है, यानी अभिक्रिया की दर ही विशिष्ट अभिक्रिया की दर है, लेकिन कब? जब अभिकारक की सांद्रण इकाई मान ली जाए। एक निश्चित ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की या विशिष्ट अभिक्रिया की दर जो है वो अभिक्रिया के दर के ही बराबर है, लेकिन कब? जब अभिकारक का सांद्रण इकाई मान लिया जाए। तो देखो, किसी अभिक्रिया के विशिष्ट अभिक्रिया की दर दिए गए ताप पर अभिक्रिया की दर के ही बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई मान लिया जाए। बाकी जो मैं नीचे समझाया हूं वही प्रोसेस यहाँ पर है कि A और B दो आपके पदार्थ हैं, ये भी बदल रहा है, तो अब अभिक्रिया की दर इसके सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रता यहाँ पर 1-1 है, इसका मान 1-1 रख दें तो अभिक्रिया की दर K है, जो हमारा K विशिष्ट अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहलाता है। यानी जब इकाई सांद्रण वाला अभिक्रिया संपन्न हो रहा हो, यानी अभिकारक का सांद्रण इकाई है, उस स्थिति में जो दर स्थिरांक है वही आपका विशिष्ट अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहलाता है। ये वाला प्रश्न देखो बच्चों, छद्म एकणुक अभिक्रिया क्या है? कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनकी अनुसंख्यता 2 होती है, लेकिन प्रायोगिक अध्ययन से पता चलता है कि उनकी जो अभिक्रिया की कोटि 1 है, उसे हम छद्म एकणुक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब लगे कि ये द्वितीय कोटि का है, मतलब अनुसंख्यता 2 है। जैसे यहाँ पर देखो 2 अणु भाग ले रहा है, सुक्रोज और पानी मिलकर के ग्लूकोज फ्रक्टोज बना रहा है, तो लगता तो ऐसा है कि यहाँ पे द्विअणुक है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि प्रयोगात्मक रूप से गतिक अध्ययन करें तो अभिक्रिया की कोटि 1 निकल कर आती है, तो छद्म एकणुक अभिक्रिया है। बस सिंपल है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं, आप लोग समझो कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनकी अनुसंख्यता 2 होती है। अनुसंख्यता मतलब अणुओं की संख्या 2 होती है, यहाँ पर कोटि भी 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, भाग लेने वाले अणु की संख्या अनुसंख्यता कहलाती है, लेकिन जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे,
जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, ठीक है, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लोग भीड़ है, इकट्ठा है, तो लोग जा रहे हैं, खेल कहीं पे हो रहा तो लोग जा रहे हैं, कि हम लोग 15 लोग जा रहे हैं खेलने, लेकिन वहां पे 5 लोग ही उन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया, तो वास्तविक रूप से खेल का निर्धारण कौन किए? 5, बाकी तो 10 बैठे हैं। तो भाग 10 के 10 लिए थे, मतलब 5 जो खेल रहे हैं और 10 बैठे हैं, नहीं टोटल 15 भाग ले रहे थे। तो वो 15 की संख्या अनुसंख्यता है, लेकिन वास्तविक रूप से खेल कौन रहा है? 5 केवल, तो वो आपकी कोटि है। तो ऐसे ही तो दिखने में तो 2 है कि इनकी अनुसंख्यता 2 है, लेकिन वास्तविक रूप से इनकी जब कोटि निकालते हैं तो एक तो आपका वो छद्म कणों अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न बच्चों, तापमान गुणांक किसे कहते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दुगनी हो जाती है, ठीक है, जिससे तापमान गुणांक को इस प्रकार से सूत्र से यहां पे दर्शाया जाता है बच्चों। ये तापमान गुणांक का सूत्र है, तो आप लोगों को थोड़ा सा तैयार कर लेना चाहिए कि KT + 10 अपान KT, ठीक है, समतुल्य यहां पे 2 या 3, इसे ही तापमान गुणांक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर होता है तो 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना होता है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर 2 गुना हो जाता है। कुछ अभिक्रिया 3 गुना हो जाती होगी, तभी यहाँ पे 3 लिखा रहता है, लेकिन आपको इतना लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तापमान गुणांक का शाब्दिक रूप से ज्यादा हम डिटेल्स बात ही नहीं करते, केवल रिवीजन कराने हैं ना, तो रिवीजन कराना है। यहाँ पर टाइम पास करने वाले बिल्कुल ना जुड़े, और हम भी आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चों पढ़ना है, एग्जाम है आपका। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं? जैसे देखिए, कोई भी पदार्थ है वो अभिकारक जो है उत्पाद में बदलता है, तो अभिकारक में धीरे धीरे कमी आएगी। ये अभिकारक है, थोड़ा समझिएगा। ये किस में बदलता बच्चों? उत्पाद में। तो जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक में कमी आता, उत्पाद में वृद्धि होता है। तो समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की दर है। कितना सिंपल है। समय के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की दर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि आपकी अभिक्रिया की दर का निर्धारण होता है। जैसे बच्चों आपका A है, ये प्रोडक्ट मान लीजिए B में बदल रहा है, तब रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो हम दर्शाएंगे -dA/dt। ऐसा क्यों जानते हैं? और ये बराबर होगा dB/dt। अब लोग कहेंगे सर इसमें माइनस में प्लस क्यों? क्योंकि हमेशा अभिकारक में कमी आती है बच्चों और उत्पाद में वृद्धि होती है। तो जिस पदार्थ में कमी आती है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस पदार्थ में वृद्धि होती है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन यानी अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही होता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, मतलब वहां पे अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो अभिकारक के सांद्रण में हमेशा कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में हमेशा वृद्धि होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है इकाई समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक बच्चों, यहां पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन बटा समय अंतराल लिखा है। अभिक्रिया की दर इकाई सांद्रण की इकाई तथा समय की इकाई पर निर्भर करती है। यदि सांद्रण को मोल प्रति लीटर, सांद्रण का इकाई मोल प्रति लीटर है, समय है तो मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसकी इकाई को कोई याद नहीं करेगा, आसानी से बन जाना चाहिए। जैसे देखो मैंने ये कहा कि भाई साहब इसकी इकाई निकालनी है, तो सांद्रण का है मोल प्रति लीटर और समय का सेकेंड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ये इसकी इकाई है। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया जाए तो इकाई यही होगा। ठीक, आगे देखिए थोड़ा सा, अभिक्रिया की तात्कालिक दर, ठीक है, या तात्क्षणिक दर आपसे कोई पूछ दे तो किसे कहते हैं तात्कालिक दर को? तो तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर का तात्पर्य ये होता है बच्चों कि मतलब किसी विशेष समय पर, किसी अल्प विशेष समय पर जो दर होता है वही आपका तात्कालिक दर कहलाता है, तात्क्षणिक दर कहलाता है। यहां पर थोड़ा देखिएगा ये परिभाषा, समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन की दर को ही आपका क्या कहलाता है? तात्क्षणिक दर कहलाता है। वैसे अभिक्रिया की दर तो आप सबको याद हो गया होगा। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? समय के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की
दर कहलाती है। अब किसी एक निश्चित विशेष समय पे ये अभिक्रिया परिवर्तित हो रहा है तो फिर आपका तात्कालिक दर कहलाता है बच्चों। ठीक है, यानी किसी विशेष क्षण पर निकली गई अभिक्रिया की दर को तात्कालिक दर कहते हैं। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। समय बीतने पर अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, मैंने आपको पहले बताया था, और अभिकारक की अभिक्रिया की जो दर है कम होने लगती है। मतलब जैसे समय बीतता है तो अभिक्रिया की दर धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। किसी अभिक्रिया की दर को अधिक यथार्थ से दर्शाने के लिए तात्कालिक दर अधिक यथार्थ मान प्रस्तुत करती है। तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, यहाँ जो डेल्टा टी है मतलब नगण्य ना के बराबर समय हो, तब इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी आप लोगों से यदि केवल तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर पूछे तो आप जैसा मैं परिभाषा बताता हूं बच्चों वैसे आप लोग बता देना। ठीक, चलिए ये जो अगला बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ईजी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का दर रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। और उसमें दर निर्धारक पद का मतलब है कि जैसे कई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है तो उसमें जो सबसे धीरे गति से संपन्न होता है बच्चों तो आपका वो अणुसंख्यता कहलाता है। तो ये अणुसंख्यता की परिभाषा देखो, दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु तथा आयनों की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर जो निर्धारित करता है। अब भाई साहब ये दर निर्धारक पद क्या है? चूंकि आपको बताया कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं कई पदों में होती हैं, एक ही पद में संपन्न नहीं हो जाती है, कई पदों में संपन्न होती है। और जब कई पदों में संपन्न होती है तो जो उसमें सबसे धीमी गति से संपन्न होती है वही आपकी अभिक्रिया की दर निर्धारक पद कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दर निर्धारक पद कहलाती है। ठीक है, अब उस दर निर्धारक पद में कितने अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं वो उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में O3 है, एक अणु है तो एक अणु कहलाएगा। यहाँ पर NO और O3 है तो द्वि अणुक है, भाई दो अणु है तो द्वि अणुक हो जाएगा। ठीक, तो किसी यहां पे परिभाषा 2 लिखा हुआ है अणुसंख्यता की, देखो आप इसे भी ना लिखोगे तो भी चलेगा। अणुसंख्यता पूछेगा तो इसे मत लिखना, इसे लिखना। ये तो दर निर्धारक पद का है, बताया गया है। पहले दर निर्धारक पद को समझा दिया गया कि दर निर्धारक पद भी समझो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए तो वो कई पदों में संपन्न होता है, लेकिन जो उसमें सबसे धीरे गति से संपन्न होता है वही उसकी वो अणुसंख्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? अणुसंख्यता। अब सॉरी दर निर्धारक पद कहलाती है। और उस दर निर्धारक पद में जितने अणु, आयन, परमाणु भाग लेंगे वही उसकी अणुसंख्यता कहलाएगी। फिर से समझो, कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में हो रही है, उसमें जो सबसे धीमी गति से संपन्न होगी वही पद आपका दर निर्धारक पद कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों जब हम बात करते हैं अणुसंख्यता की तो उसी दर निर्धारक पद में जितने अणु, परमाणु या आयन भाग ले रहे हैं, है ना, ठीक, उसकी संख्या हमारी अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक, यहां पर आपका एक अणु, द्वि अणु क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी ये वेग स्थिरांक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो डबल हो गया है, इसको पहले भी हमने बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लोग थोड़ा सा देखिए, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, चीजें क्लियर भी रहेगी। ठीक, यहां पे आप समझो, ये एक ऊर्जा अवरोध होता है। ठीक है, ये ऊर्जा अवरोध है, मतलब इससे कम ऊर्जा पर, ठीक है, इससे कम ऊर्जा पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। अब मान लीजिए अणु के पास, यहां पे अणु है तो अणु के पास कुछ ऊर्जा है। ठीक है, यहां से यहां तक कि अणु के पास कुछ ऊर्जा है और यहां से यहां तक जाने के लिए हमें एक निश्चित ऊर्जा देनी होगी। तो इस ऊर्जा को हम बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे बच्चों? सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल जो एनर्जी है वही आपकी देहली ऊर्जा कहलाती है। यानी जो देहली ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा और अणु के पास जो ऊर्जा है इन दोनों की योग के बराबर होता है। ऊर्जा अवरोध है, मतलब इतने कम ऊर्जा पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो वही ऊर्जा जितना टोटल किसी पदार्थ को लग रहा होता है कि कुल इतना एनर्जी चाहिए, वो उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है। और एक न्यूनतम ऊर्जा जो कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है, यानी हम इसको बाह्य माध्यम से इसे दे रहे होते हैं, तो आपका सक्रियण ऊर्जा कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। थोड़ा समझने की कोशिश करें, ग्राफ से इसीलिए समझा रहा हूं कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। मैंने ये कहा ये पूरा ऊर्जा देहली ऊर्जा है। अब यहां तक अणु के पास ऊर्जा है, ठीक है,
तो यहां तक पहुंचने के लिए इस ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो यही ऊर्जा आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ को सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा हम बाहर से देते हैं वही उसकी वो सक्रियण ऊर्जा कहला जाती है। कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, है ना, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके और भाई साहब अभिक्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, किसी अभिक्रिया में संपन्न होने वाले यह आवश्यक है कि अभिकारक की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसके मान को कम किया जा सकता है जिससे कम ऊर्जा पाकर भी अभिक्रिया संपन्न हो सके। सक्रियण ऊर्जा को E से रिप्रेजेंट करते हैं। सक्रियण ऊर्जा को आर्हेनियस के समीकरण के आधार पर इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अरे इतना लंबा चौड़ा नहीं भाई, यानी मैं आपको समझाया कि सक्रियण ऊर्जा को समझाइए तो आप अपने भाषा में लिखें कि किसी भी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा होने पर, एक प्रकार से फिर से आप इसको लिखो, किसी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा को देने पर वह ऊर्जा अवरोध को पार कर जाए तो आपका वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही आपकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और जो देहली ऊर्जा है बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए टोटल यानी कुल ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जो हम बाहर से देते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं वो सक्रियण ऊर्जा, और जो ऊर्जा होनी चाहिए अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए वो आपकी देहली ऊर्जा है। फिर से समझो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हमको कंप्लीट कराना है। जैसे ये ग्राफ आप देख लो, थोड़ा सा ये ग्राफ देख लो, ये देहली ऊर्जा टोटल है, ये ऊर्जा अवरोध है, मतलब इतने ऊर्जा पर अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। और ये अणु का ऊर्जा है, यहां तक नीचे तक, यहां पे अणु का ऊर्जा है। तो देहली ऊर्जा जो है सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग सब कुछ जाने रहो भाई साहब कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब अणुओं को जो हम बाहर से देते हैं जो आवश्यक होता है वो सक्रियण ऊर्जा होता है। लेकिन वहीं पे यदि टोटल ऊर्जा की बात करें जो कि अभिकारक पे आवश्यक रूप से होना चाहिए, कुल इतना एनर्जी लगेगा, भले वो मान लीजिए अणु के पास हो या बाहर से दें। जैसे मान लीजिए आपको समोसे खाने हैं, आपके पास 5 रुपए है तो आपका ऊर्जा हो गया, 10 रुपए किसी और ने दिया, वो सक्रियण ऊर्जा हो गया। और समोसे खाने के लिए टोटल कितने चाहिए था? 15 से कम में समोसा तो नहीं मिल रहा है। हमारे एरिया में 15 में 2 समोसा मिलता है, कहीं कहीं तो 17 रुपए में 1 समोसा मिलता है। हम तो भाई गए थे एक बार, कहां, नागपुर हॉस्पिटल में, वहां 17 रुपए में 1 समोसा, बड़ा समोसा मिलता था। और अपने एरिया में 15 रुपए में 2 समोसा मिलता है। ठीक है, जबलपुर के बस स्टैंड में भी ऐसे ही 17 रुपए में 1 समोसा। चलिए, वहां 2 के सिक्के भी चलते हैं, अपने जिला में नहीं चलता। चलो हम अपनी बात बता रहे हैं। अरे सर टाइम पास नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। अरे चलो यार, थोड़ा बहुत तो यार 20 मिनट पक गया, सर दर्द भी करने लग गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है, सही है कि नहीं? चलो भाई, तो देहली ऊर्जा मतलब समझ गए ना कि हमको पकौड़े खाने हैं, 15 रुपए की प्लेट मिल रही है, तो टोटल 15 के बिना काम नहीं होगा, तो वो देहली ऊर्जा हो गई। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो आवश्यक रूप से अणुओं के पास होनी चाहिए तभी संपन्न होगा, तो वो आपका देहली ऊर्जा है। लेकिन सक्रियण ऊर्जा मतलब हम जो बाहर से एनर्जी देते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चीज समझा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो कि जो देहली ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा हमने जो दिया और अभिकारक के पास जो ऊर्जा थी उन दोनों का योग होता है। ठीक, ये पूरा एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण चीज। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें जो अंतर पूछता है। यहाँ पे देखो भाई, यार बहुत कुछ करा दिए यार, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम कराते ही रहेंगे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। अनुसंगता और कोटि में अंतर देखो 2018 और 23 में पूछा गया था। अंतर का एक अलग से सेपरेट वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग में आए हैं तो हम थोड़ा समझ ही लेते हैं। अनुसंगता क्या है? भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, लेकिन वास्तविक रूप से जो क्रिया का निर्धारण करेंगे वो कोटि कहलाएगा। यह सैद्धांतिक है, यह प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सिद्धांत के आधार पर हम बता देते कि अनुसंगता ये है, लेकिन कोटि नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा पूर्णांक होता है, प्लस माइनस भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन ये भिन्न भी हो सकता है फ्रैक्शन में। इसका मान शून्य नहीं होता है, लेंगे 1 अणु या 2 अणु 3 4 5 होंगे ही, नहीं तो अभिक्रिया ही संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन कोटि शून्य हो सकता है। भाई मान लो दौड़े 10 लोग, दौड़ तो गए लेकिन वहां पर लड़ाई नहीं की, तो फिर कोटि शून्य हो गई। दौड़े तो अनुसंगता 10 हो गई। इसका मान शून्य नहीं होता, इसका मान शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 अंतर, फिर भी 4 अंतर कम से कम। इसमें अभिक्रिया का क्रियाविधि संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलता है, इसमें जानकारी मिलता है। ये एक अंतर ये है इस चैप्टर का, और दूसरा अंतर ये अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक।
ठीक है, इसका इकाई देख लो। ये दोनों का अंतर आपको तैयार करना है कि अभिक्रिया की दर तो समझ रहे हो ना, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। लेकिन जबकि ये क्या है, एक स्थिरांक है। दर स्थिरांक क्या है, एक स्थिरांक है। अभिक्रिया की दर क्या है, समय के साथ अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन है। लेकिन दर स्थिरांक की बात आती है तो दर स्थिरांक क्या है, एक भाई अभिक्रिया की दर का दर स्थिरांक है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पर साम्य स्थिरांक होता है। इसका इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसकी इकाई जो कोटि के आधार पर होता है। बच्चों इसका जो एक यहाँ पर मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, आप लोग हो सकता है पढ़ लिए होंगे, आप लोग काफी होनहार हैं। द्वितीय कोटि का इकाई, ठीक है, प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, द्वितीय कोटि का इकाई आप लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दो इकाई तैयार रखो। बाकी यार आप लोग तो काफी होशियार हो। ठीक है, मस्ती के साथ शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, ये हम चीज अलग से कराएंगे। दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न आप लोग पढ़ते रहना। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा कि आप लोग YouTube पे सर्च कर लो, कोई भी यदि प्रश्न चाहिए बड़े वाले, जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, अर्धायुकाल, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा जरूर देख लेना। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है जिसे आप लोगों को तैयार करके जाना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता होगा, बताओ सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा टक्कर होगा, सांद्रता बढ़ाएंगे टक्कर ज्यादा होगा, अभिक्रिया की दर भी ज्यादा होगी। ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, वेग ज्यादा हो जाएगा, टक्कर ज्यादा होगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया का दाब बढ़ाने से अणु पास पास आते हैं, सांद्रता बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल, जितना आकार छोटा होता है सतह का क्षेत्रफल उतना अधिक होता है। देखो क्या बोला, क्रिया कारक के कणों का क्षेत्रफल या आकार जितना छोटा होगा क्रिया कारक के लिए, उसकी सतह का क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। क्रिया से जितना महीन चूर्ण रूप में लिया जाता है, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से हो जाती है। ये 4-5 है। सांद्रता मतलब पास पास, अणु जब पास पास आते हैं तो अभिक्रिया तेजी से बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे, वेग बढ़ेगा, टक्कर बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता भी है, बढ़ाता भी है। अभिक्रिया का दाब बढ़ाएंगे, पास पास अणु आएंगे, टक्कर बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। सतह का क्षेत्रफल, आकार छोटा होगा, अभिक्रिया तेजी से होगी। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में फैक्ट में तैयार कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल आधे घंटे का लेक्चर होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें बच्चों, और ऐसे ही चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज शेयर कर दें दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार आप लोगों की मेहरबानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।